दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ। और इससे पहले हमने आपको कवि और पूरा कविता उसमें जो भी था उन सभी को हमने आपको समझाया। तो आज आपको हम ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं कि टोटल इसमें ऑब्जेक्टिव कितना है, या इस चैप्टर से टोटल कितना ऑब्जेक्टिव बनता है, क्योंकि आपको पता है ना एग्जाम हमारा किस प्रकार से होगा। तो आइए देखते हैं इसका पहला ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है। तो आपको याद रखना है कि जैसे पहला है मूर्ति को, भारत माता को, बड़ी बहन को या माता को। तो आपको पता है कि सुमित्रा नंदन पंत ने किसे मिट्टी की प्रतिमा उदासीन कहा है, तो भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा उदासीन कहा है। अगला क्वेश्चन है कि युगपथ किस कवि की रचना है। अब बताओ, ये बताने वाला है, हमने आपको पहले बता दिया ना, जो चैप्टर चलेगा उसी का ये क्या होगा, क्वेश्चन होगा। तो पहला देखिए क्या है, अनामिका नहीं हो सकता है, सुमित्रानंद पंत। बीरेन डंगवाल नहीं होगा, जीवनानंद दास नहीं होगा। तो चल रहा है सुमित्रानंद पंत की, तो इसकी जो भी होगी ये इन्हीं की कविताएं होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 कोटि संतान नग्न तन डैश यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। आप ही बताइए। पहला भारत माता, दूसरा स्वदेशी, तीसरा जनतंत्र का जन्म और चौथा है हिरोशिमा। इसका आंसर जो है मुझे पता नहीं है। आपको इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। पहला फ्रांसीसी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा भारत माता और चौथा जापान। तो आपको पता है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारत माता हो जाएगा, क्योंकि भारत माता ही अपने घर में क्या बनी हुई है, प्रवासिनी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि गुंजन किस कवि की रचना है। पहला रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा जीवनानंद दास और चौथा है रेनर मारिया रिल्के। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे लिए, तो हमारे लिए इसका आंसर जो है सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि थे। तो आपको याद रखना है, पहला है कि द्विवेदी युग, भरतेंदु युग, छायावादी युग और इनमें से कोई नहीं। तो आप ही लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमने आपको पढ़ाते समय, कवि परिचय के बताते समय हमने आपको बताया था कि ये जो है कवि हैं किस प्रकार के हैं, तो छायावादी कवि हैं। कैसे कवि हैं, छायावादी कवि हैं। आगे है कि पंथ को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आपको ऑप्शन सुनना है, पहला चितमद्रा, दूसरा सत्यकाम, तीसरा लोकनायक, चौथा स्वर्ण किरण। बताइए सुमित्रानंदन पंत को किस कवि, क्या था क्वेश्चन, हाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हमने आपको बोला था ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे याद रखना है। तो इन्हें किस पे मिला था, तो चितम्बरा पर मिला था। किस पे मिला था, चितम्बरा पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता शीर्षक प्रगति पंत के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। पहला गुंजन, दूसरा ग्राम्या, तीसरा यज्ञवाणी या युगवाणी और चौथा है यगंत। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, क्या बोल रहा है, भारत माता शीर्षक प्रगति पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो हमने आपको बताया था यह जो है ग्राम्य से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ग्राम्य से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम्य काव्य संकलन की कविता पर किसका प्रभाव है। पहला यथार्थवाद का, दूसरा अरविंद का, तीसरा गांधी जी का और चौथा है आध्यात्मकवाद का। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है, यह जो है किसका है, यथार्थवाद का है। किसका है, यथार्थवाद का। अगला है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है। पहला निराला को, दूसरा भरतेंदु युग को, तीसरा जयशंकर प्रसाद को और चौथा जो है पंत को। यहाँ पंत का मतलब जो है आपको याद रखना है कौन होगा, सुमित्रानंदन पंत होगा। कौन होगा, सुमित्रानंदन पंत। तो यह इसलिए हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। पहला वो शैलवासिनी है, वह नगरवासिनी है, वह ग्रामवासिनी है या विद्यान वासनी है। तो आपको पता है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ग्राम वासनी। भारत माता कैसी है, तो ग्राम वासनी है। अगला क्वेश्चन है कि सरविंदु हासनी कौन है। आप ही बताओ कौन हो सकती है सरविंदु हासनी। पहला जनता, दूसरा प्रजा, तीसरा माता और चौथा जो है भारत माता। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर याद रखना है, जो क्या चीज़, सारविंद हासनी जो है कौन है, भारत माता है। कौन है, भारत माता है। अगला क्वेश्चन है कि गीता प्रकाशनी किसे कहा गया है या किसके लिए प्रयोग किया गया है। पहले धरती माता के लिए, दूसरा पृथ्वी माता के लिए,
तीसरा सीता माता के लिए और चौथा क्या चीज़, भारत माता के लिए। तो आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो भारत माता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु का शीर्षक या भारतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला शरद ऋतु की वर्षा, दूसरा शरद ऋतु का सूर्योदय या शरद ऋतु का सूर्यास्त और शरद ऋतु का चंद्रमा। तो ये जब हम आपको कविता पढ़ा रहे थे उस समय हम बताए थे कि भारतेंदु का मतलब होता है शरद ऋतु की क्या चीज़, चंद्रमा होती है। क्या होती है, शरद ऋतु की चंद्रमा। तो इसको आपको याद रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंदन का अर्थ क्या होता है। तो कंदन का अर्थ, पहला ऑप्शन सुनिए, पहला है रोना, दूसरा है हंसना, तीसरा है गाना और चौथा है कंदन मूल खाना। तो आपको यहाँ पर आंसर में याद रखना है कि हमारा आंसर ये क्या हो जाएगा, कंदन का मतलब होता है रोना। क्या होता है, रोना। अगला क्वेश्चन है कि तप संयम कौन सा समास है, बताओ। तप संयम हमने आपको बताया था इससे पहले जब हम क्या पढ़ा रहे थे, हाँ किसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा रहे थे तो बताए थे इस बीच में जब हाइफन चिन्ह दिखता है ना तो हमको आंसर जो है पहले से पता कर लेना है क्या कौन सा होगा। पहला देखिए पूछ रहा है द्विगु होगा, नहीं हो सकता है। तत्पुरुष होगा, नहीं होगा। कर्मधारय होगा, नहीं होगा। तो हमारा लिए क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। हम बताए थे ना, माता पिता भाई बहन कुछ भी लिखा रहे तो हमारे लिए क्या होगा, हुआ द्वंद्व समास होगा। अगला है कि पंत जी का जन्म कब हुआ। पहला 1900 ईस्वी में, दूसरा 1901, तीसरा 1902 और 1903। तो आपको पता है कि इनका जन्म जो है सन 1900 ईस्वी में हुआ था और इसके ठीक 4 घंटे बाद इनके माता का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। अगला है कि पंत की मृत्यु कब हुई। अब आपको पता है यहाँ पर पहला होगा क्या चीज, 25 नवंबर 1975 नहीं हो सकता है। 29 दिसंबर 1977 शायद हो सकता है। 26 जनवरी 1979 और 30 फरवरी 1981। तो भैया साहब से 77 था तो ये जीवे किए थे, तो जीवे किए थे तो इसमें आपको क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि मरे जन्म लिए थे 1900 में और मरे थे 1977 ईस्वी में। ठीक है। अगला है कि पंत का जन्म कहाँ हुआ था। पहला पटना साहिब पटना में या कसौनी अल्मोड़ा में, सारण वैशाली में या बुटाटी राजस्थान में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, कसौनी अल्मोड़ा में हुआ था। ये चीज़ हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अगला है कि पंत ने महाकाव्य लिखा है कौन सा, उच्छ्वास, बादल, लोकयातन या युगबानी। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने कौन सा लिखा है, तो इन्होंने लोकनायक लिखा है। कौन सा लिखा है, लोकनायक लिखा है। अगला है कि पंत के पिताजी का नाम क्या था, बताइए। पहला रामानंद, दूसरा रामादत्त पंत या गणेश दत्त पंत या गंगादत्त पंत। तो हमने आपको बताया था कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो गंगादत्त पंत था। तो आपको हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गंगादत्त पंत हो जाएगा। अगला है कि पंत जी के माता का नाम क्या था। पहला वंदना देवी, सरस्वती देवी, राधा देवी या विद्यापति देवी। तो आपको याद होना चाहिए, हमने आपको ये भी बताया था कि इनके माता का नाम सरस्वती देवी था। जब ये पद पैदा लिए थे तो इसके ठीक कितना 4 घंटे बाद इनकी माता का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। अगला है कि पंत ने 1916 ईस्वी में किस शीर्षक से कविता लिखी थी। पहला गिरजे का घंटा, मंदिर का घंटा, दरगाह की चादर और इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर आंसर में याद रखना है कि इन्होंने लिखा था गिरजे का घंटा। ठीक है। अगला है कि गंगा यमुना को कौन या गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है। पहला भारत माता के 2 हाथों के रूप में, भारत माता के 2 पैरों के रूप में, भारत माता के 2 आँखों के रूप में और इनमें से सभी। तो आपको हमने बताया था कि भारत माता जो है गंगा यमुना का आंसू, ठीक है, नहीं आँखों से जो आंसू गिरते हैं उसी से जो है गंगा यमुना की तुलना की गई है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। आगे है कि तरुतल निवासनी, बताए थे ना, तरुतल निवासनी मतलब क्या चीज़, पेड़ के नीचे किसी प्रकार से वह अपना क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, के माध्यम से कवि ने भारत माता के निवासनी का कैसा चित्र खींचा है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इन्होंने जो है तरुतल निवासनी का जो है क्या किया है, दीनता का चित्र खींचा है। कौन सा चित्र खींचा है, तो दीनता का चित्र खींचा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है। पहला सूर्य से, दूसरा कंचन से, तीसरा पुष्प से और चौथा छाया युक्त चंद्र से। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर याद रखना है कि उन्होंने तुलना किया है किससे, छाया युक्त चंद्र से किया है। आगे है कि भारत माता कविता में
भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? पहला आदर्श, दूसरा काल्पनिक, तीसरा यथार्थ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर आंसर में याद रखना है कि उन्होंने यथार्थ चित्र को क्या किया है? प्रस्तुत किया है। अगला है कि जातीय अस्मिरता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? पहला विच्छिन्न, अवांछनीय, ए बी दोनों और चौथा क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि हमारे लिए आंसर जो है हो जाएगा अवांछनीय चित्र को क्या किया है? इतिहास में लिखा है। अगला है कि कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं। पहला गंगा यमुना, दूसरा तृप्ता नर्मदा, सतलज सिंध या व्यासिक चिनाब। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि हमारा यहाँ पर आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? तो गंगा यमुना होगा। क्या होगा? गंगा यमुना होगा। अगला है कि युगबानी किसकी रचना है? देखो इसका क्वेश्चन जो है कट गया है तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। बोल रहा है कि युगबानी किसकी काव्य कृति है? तो पहला रामधारी सिंह दिनकर की, दूसरा आज्ञा की, तीसरा सुमित्रानंद पंत की और चौथा कुंवर नारायण की। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यह जो है किसकी है? युगबानी जैसे ही आया तो सुमित्रानंदन पंथ आ जाएंगे, क्योंकि चैप्टर तो इन्हीं का चल रहा है ना, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं का रहता है। अगला है कि भारत माता सारे जग की है डैश, देवी, माँ या बहन या इनमें सभी। तो आपको याद रखना है कि भारत माता सारे जग की जो है हमारे लिए क्या हो जाएगी? तो हमारे लिए जो है ये माँ हो जाएगी। क्या होगी? माँ हो जाएगी। ठीक है, नहीं आपको पहले से पढ़ने से पता चल रहा है क्या चीज? भारत माँ या भारत माता। आगे है कि सुमित्रानंदन पंथ को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? पहला आत्मधात की ओर, दूसरा संकीर्णता की ओर, तीसरा आदित्यवादिता की ओर और चौथा है समाजवादिता की ओर या समाजवादी के ओर। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इन्हें लोगों ने समाजवादी की ओर पहले क्या किया था? आकृष्ट किया था। अगला है कि गीता उपदेश देता है किसका? कर्म का, धर्म का, मोक्ष का या अर्थ का? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि गीता जो है कर्म का क्या करता है? उपदेश देता है। अगला है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई है किससे? ईर्ष्या से, घृणा से या चिंतन से या अंधकार से? तो आपको याद रखना है कि इनका जो है मुख झुका हुआ है किससे? चिंतन से। अगला है ग्राम वासनी कौन सा समास है? पहला बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला है कि गंगा यमुना कौन सा समास है? पहला द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो देखो अभी तुरंत हमने आपको इसके बारे में ऊपर में बताया कि जैसे भी बीच में हाइफन वाला मिल जाए तो पट से हम किसे मार देंगे? द्वंद्व को मार देंगे। अगला है कि दैन्य जरित अल्पक डैश चिंतन। पहला चीर, मन, नत या युग। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर याद रखना है कि इसका मतलब होता है क्या चीज? नत होता है। क्या होता है? नत होता है। अगला है कि सुमित्रानंदन पंथ के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो पहला 30 करोड़, दूसरा 10 करोड़, तीसरा 20 करोड़ और 25 करोड़। तो हमने आपको बताया था कि टोटल कितना? 30 करोड़ संतानें थी। पहला भारत माता। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की, भारत माता कहाँ निवास करती है? पहला शहर में, पहाड़ में, गांव में या नदी में? तो हमने आपको बताया है कि भारत माता जो हमेशा गांव में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंथ के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? पहला उदास की, उदास घाटी की, दूसरा उदारता की, तीसरा सुख समृद्धि की और चौथा त्याग की। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यह जो है टोटल किसकी हो जाएगी? तो उदास घाटी की क्या होगी? मूर्ति होगी। अगला क्वेश्चन सुनिए, सफलता आज उसका तप संयम पिला अहिंसक स्तन में सुधोमुखी। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? पहला स्वदेशी, दूसरा भारत माता, तीसरा जनतंत्र का जन्म और चौथा हिरोशिमा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यह जो है पंक्ति किसकी है? तो भारत माता की है। तो इस प्रकार से हमने टोटल इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने क्या किया? सॉल्व किया है। आई होप आपको पूरा चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, लेकिन आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा गया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,